हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 2024 में कॉमन सेंस टेक्निक के थ्रू बहुत सारे प्रश्न हल हो रहे थे और 2025 में भी ऐसे होते हैं। यूपीएससी के जितने भी प्रश्न हैं, आप 2011 से लेकर के अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं, सब में आप इसको अप्लाई कर सकते हो और यूपीएससी इतने प्रश्न आपको देता है कि आप आराम से उसके प्रश्नों को हल कर सको। ठीक है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो बहुत सारे प्रश्न आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों को दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है। कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि आपका कॉमन सेंस तब लगेगा जब आपका क्या होगा, बेसिक स्ट्रांग होगा। बेसिक कब स्ट्रांग होगा, जब आप बेसिक चीज़ों को पढ़ोगे। जैसे एनसीईआरटी है, ठीक है, कुछ मूलभूत बुक्स हैं, मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ। डेली टारगेट सीरीज आप देख ही रहे हो। डेली टारगेट में आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ से चीज़ें पढ़नी है, सी सेट में इतना ही कवर करना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो आप अगर इस तरह से अगर कर रहे होगे दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप देखिए, ये 37 नंबर प्रश्न है। अब मैं जो भी सीरीज कराता हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन उठाता हूँ, तो ए सीरीज के मेरे पास प्रश्न है। ठीक है, तो ए सीरीज का 2024 का आप प्रश्न उठाओगे तो उसमें मैंने पहले भी कुछ प्रश्न कराए कॉमन सेंस टेक्निक से। अब ये 37 नंबर प्रश्न है, इसको आप देखिए, सिंपल देखिए दोस्तों, कुछ आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं पॉज किए हूँ, आप इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन आपको पता है, ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी चल रहा था, तभी यूपीएससी पूछ ही रहा है। हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जो हाइड्रोजन से चलने वाली वाहन होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखना है, से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। अब हमें नहीं पता है कि निर्वातक नली क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन इतना हम तो जान रहे हैं कि जिस तरह से एक नॉर्मल कार होती है, ठीक है, उस कार के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो कार होती है उसमें क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक है, तो उससे CO2 निकलती है और भी बहुत सारी गैसेज निकलती हैं जो हानिकारक होती हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम कई सालों से प्रयास क्या कर रहे हैं कि हम कैसी कार बना दें, हाइड्रोजन वाली। हाइड्रोजन कार अगर बना देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हो रही हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम लड़ सकते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ निकलेगी, मान लो हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलने लगी, तो इसमें क्या निकलेगा। तो इसमें आप देखते हुए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको कॉमन सेंस लगाना है। हाइड्रोनियम बिल्कुल नहीं होगा। ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा निकलेगी तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा अगर वायुमंडल में ज़्यादा हो गई तब तो हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है। तो एक संतुलित प्रकृति ने हमको बिल्कुल संतुलित मात्रा में ऑक्सीजन दे रखी, उतनी ही ज़रूरत है हमें, 21%। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सी तो आपने बिल्कुल हटाया। चौथा बचा क्या, जलवाष्प, सीधे ऐसा आंसर है। और सीधे से आपने कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ाओगे हाइड्रोजन क्या होती है। एक तरीके से पानी होता है, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक देखना है। पानी को अगर जलाओगे तो क्या निकलेगा, जलवाष्प निकलेगी, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन आप वैसे भी पढ़ते होगे, सिंपल है। अगले चलते हैं, 38 नंबर प्रश्न है। हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, जब ऐसी शब्दावली हो तो तुरंत देखा करो, एक एक शब्द को एलिमिनेट अलग अलग किया करो कि पंप लिखा है, स्टोरेज लिखा है, हाइड्रो पावर लिखा है। इसका मतलब कोई ऐसा पंप होगा जो स्टोर करता होगा एनर्जी को हाइड्रो पावर के लिए, ऐसा कुछ होगा, हम सोच के चल रहे हैं। शब्द की, वैसे भी यूपीएससी शब्दावली पर बहुत फोकस रहता है, तो यूपीएससी शब्दावली बहुत ज़्यादा इस तरह की पूछता है। तो वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई, किसके संदर्भ में चर्चा की गई। सीढ़ीदार खेती, खेतों की सिंचाई के लिए, धान अनाज फसलों के उत्थान सिंचाई के लिए, दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण के लिए। अब यहाँ देखो थोड़ा सा भंडारण हिंट दे रहा है यूपीएससी, ऐसे हिंट देता है। जब आप पिछले साल के पेपर देख लोगे ना, मैंने तो 2011 से लेकर के अभी तक के पेपर और 1979 से लेकर के अभी तक के जितने भी यूपीएससी के पेपर हुए, सारे पेपर मैंने देखे, तो मुझे अंदाजा लग जाता है कि ये प्रश्न यहाँ से उठाया है, इस तरह की हिंट्स यूपीएससी देना चाहेगा। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर लोगे, 10,000 प्रश्न अगर आप हल कर लोगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूपीएससी किस तरह से पूछना चाह रहा है। वर्षा जल संचयन प्रणाली, अब आपको देखो पहला ऑप्शन इसलिए नहीं लगेगा कि सीढ़ीदार खेतों के लिए ये हाइड्रो पावर स्टोरेज की बात कहाँ आ रही है। और सीधा सीधा अगर आप सी देखोगे तो आपको सीधा सीधा लग रहा होगा, मान लो कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ठीक है, स्टोरेज माने क्या होता है, भंडारण, ऊर्जा का भंडारण करना। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण। यहाँ पावर दे रहा है, पावर माने ऊर्जा, ये शक्ति, भंडारण। अब ये सिंपल सिंपल जब सब कुछ दे रहा है तो हम काहे इधर उधर जाएंगे। और वैसे भी अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि हमको पता ही नहीं है कुछ, ठीक है, हमको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या बोलना चाह रहा है यूपीएससी, तो हमने सीधे सिंपल दिमाग लगाया कि अब करना भी है प्रश्न, जब करना है प्रश्न तो हमने सी को ठोक दिया। समझ में आया। तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों किए जाते हैं कि वहां पर जब फाइनली आपको आंसर नहीं पता होगा कुछ सारे कई सारे प्रश्नों को, तो ऐसे तिगड़म जो है भिड़ाया जाता है कि पंप, स्टोरेज और भंडारण, हाइड्रो पावर, मतलब ऐसा कुछ है। ये कब लगेगा, जब आप बिना आंसर के प्रश्नों के बारे में सोचोगे, देखोगे, भले गलत हो, आप प्रश्नों को देखो, बस केवल देखो और उसका आंसर लगाने की कोशिश करो। फिर बाद में देखो उसके आंसर कि यूपीएससी ने क्या क्या आंसर माने, आपके लगभग लगभग आंसर सही निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी आवरण ढके रहते हैं कि हमको जितना नॉलेज होगा हम वही करेंगे, और नॉलेज से प्रश्न ज़्यादातर सॉल्व नहीं होते। बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आप प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लोगे। चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF
मोटर वाहन, मुद्रा की अदला बदली। उपरोक्त में से किन्हें वित्तीय लिखत इंस्ट्रूमेंट माना गया? वित्तीय लिखत का मतलब क्या होता है? आप कोई भी चीज़ एक्सचेंज करोगे तो कुछ आप कोलेटरल के लिए, मान लो कि कोई बॉन्ड वगैरह है या कोई कोलेटरल के लिए कोई दस्तावेज है, उसको रखोगे, उससे पैसा लोगे, ठीक है। मुद्रा की अदला बदली भी एक तरीके से क्या होती है? मुद्रा भी एक कागज का टुकड़ा होता है, वो भी एक तरीके से क्या है, बॉन्डी की तरह काम कर रहा है ना, कि मतलब आपने उसको सामने वाले दुकानदार को दिया 500 की नोट, उसने 500 का आपका सामान दे दिया, यही तो है। लेकिन मोटर वाहन कहाँ से आ गया? मोटर वाहन रख करके कुछ कर लोगे क्या? यहाँ इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय लिखत बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, और यहाँ मोटर वाहन है, तो दो यूपीएससी ने हिंट दे दिए, तो आप तुरंत काटोगे, दो तो नहीं होगा भाई। दो को यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये तो होगा ही होगा, और मुद्रा की अदला बदली ये भी होगा। तो सीधी सी बात है कि हम सी में आ गए, सीधे आंसर आ गया आपका। ये कॉमन सेंस है दोस्तों। ऐसे ही अब ये सोचोगे कि सर ने कैसे बता दिया, ऐसा नहीं है, ये लगते हैं कॉमन सेंस, और ये कब आएंगे? जब आप काफ़ी सारे प्रश्नों को हल करोगे, ठीक है। और जहाँ पर आपको ना आए, जैसे कभी आप फंस जाओ कि नहीं मुझे जो है प्रश्न नहीं आ रहा, तो कुछ भी ऐसा अप्लाई करने की कोशिश करो, तिगड़म लगाओ, तुक्का लगाओ, इधर का बुद्धि लगाओ, उधर की बुद्धि लगाओ, ऑटोमेटिक आंसर तक पहुँच जाओगे। लेकिन पहले जो है आपको कई सारे प्रश्न हल करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप ये सब करोगे। अब देखिए, ये सिंपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में मैं वैसे ही फोकस रहता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों में क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि उत्पाद का भंडारण, ये क्या है? द्वितीय क्षेत्र। क्या ये सही है? किसी चीज़ को उठा करके, आपके खेतों से उठा करके कहीं पर स्टोर किया जाता है, तो स्टोर करना एक सेवा है, तो सेवा किस में आएगी? तृतीय सेक्टर में आएगी। तो सीधी सी बात है, कोल्ड स्टोरेज में आप सामान रखते हो तो सेवा ही तो दे रहा है वो। तो सिंपल सोचो तो एक तो नहीं होगा, भंडारण तो नहीं होगा। अब आप कृषि के आधार पर सोचोगे तो इसका तो प्राथमिक हो जाएगा, लेकिन हम कृषि के आधार पर क्यों सोचें जब यहाँ भंडारण की बात कर रहा है? डेयरी फार्म, ये तो प्राथमिक क्षेत्र है, ये तो पढ़ाई होगा। डेयरी क्या होता है? जिसमें पशुपालन सारी चीज़ें की जाती है, किसान, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो एक दो सही है, ठीक। खनिज की खोज तृतीय सेक्टर कैसे हो गया? खनिज मतलब जमीन की खुदाई, ये तो प्राथमिक सेक्टर में आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक। तो तीसरा भी गलत। कपड़ा बुनाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आता है? द्वितीयक में आता है। सीधी सी बात है, सिंपल प्रश्न है, 2 और 4, केवल 2 सही। अब बताइए, यहाँ पर कहीं बेसिक के अलावा कहीं और किसी नॉलेज की जरूरत है? इतना तो आप एनसीईआरटी में 9th क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इकोनॉमी की, उसमें लिखा हुआ है। एक प्रश्न और आया, वो भी ऐसे ही पूछा गया है। इकोनॉमी की आप पढ़ लेना, मैं भी गाइड भी करूंगा आपको। इकोनॉमी की एनसीईआरटी डेली टारगेट, हमारी जो सीरीज चल रही है डेली टारगेट, उसमें आपको बताता हूँ कि आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और देख लेना उसको 2026 में क्या रिजल्ट होगा। दिक्कत ये है कि हम लोग इधर उधर भटकते हैं, यूट्यूब में किसी सर का देख लिए, फिर दूसरा सर आ गया उसको देख लिए, फिर तीसरा कोई आ गया उसको देख लिए। इसके क्या होता है कि हम स्थायी नहीं रह पाते, जो यहाँ पढ़ा वो भी भूल गए, जो यहाँ पढ़ा ये भी भूल गए, एग्जाम में 0 आ गया नंबर। होता क्या अगर हम एक ही को फॉलो करें, ऐसी को बार बार चीज़ों को पढ़ें, तो आंसर मतलब परीक्षा को उत्तीर्ण करना उतना ही सरल हो जाएगा। चलते हैं आगे। 46 नंबर प्रश्न, ए सीरीज का 2024 में देख लेना। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अपशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन, अवपंक और कास्ट मिल अवशिष्ट। उपरोक्त में से किसका उपयोग संधारणी विमान ईंधन, संधारणी मतलब सस्टेनेबल, विमान मतलब जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते और उनके लिए फ्यूल, एविएशन सेक्टर जिसको बोलते हैं, एविएशन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल अलग होता है, जो हम लोग पेट्रोल वगैरह की जो उच्च क्वालिटी का जो पेट्रोल होता है वो हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ संधारणी की बात कर रहा है, वहाँ तो पेट्रोल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल तो एक समय बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि जीवाश्म ईंधन है। यहाँ संधारणी का मतलब दोबारा फिर से जो है उसको यूज कर लें, या दोबारा फिर से वो कहीं ना कहीं नवीकरणीय टाइप का हो जाए। ये संधारणी का मतलब क्या है कि आगे आने वाली जनरेशन भी यूज कर ले। तो एविएशन फ्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको सोचो कि उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। किसका उपयोग? इनमें से बताओ। कृषि अपशिष्ट मतलब कृषि से निकलने वाला जो होता है उसमें से गन्ना वगैरह तो आप जानते ही हो, सीधी बात है। कृषि अपशिष्ट में क्या हो गया? गन्ना के भी छिलके हो गए, ये भी तो यूज किया जाता है, तो एक सही है। मक्का के दाने भी यूज किए जा सकते हैं एथेनॉल बनाने के लिए, आपको पता ही है। जल अवशिष्ट, जो अवशिष्ट घर से निकलने वाला जो जल है या कंपनियों से निकलने वाला जल है, उसमें भी कुछ गंदगी ऐसी निकलती है, उसमें भी तो कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा। जब ऐसे प्रश्न दे तो समझ लो सभी। कास्ट माने लकड़ी होती है, लकड़ी में भी आपको एथेनॉल मिल सकता है। कास्ट मिल जो होती हैं, जो लकड़ियों में काम करती है, उसका अपशिष्ट जो निकलेगा उससे भी बनाया जा सकता है, तभी तो सस्टेनेबल होगा। ये तो कभी बंद ही नहीं होने वाला, और जब ये बंद नहीं होगा तो ये सस्टेनेबल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम चारों को मानते हैं, तो सी ऑप्शन आपका हो गया। अब बताइए, यहाँ पर कहीं विशेषज्ञता की आवश्यकता है कि आप कृषि अपशिष्ट के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग तकनीकी को पढ़ने जा रहे हैं अंदर, मक्का के दाने के लिए भी हम पढ़ते चले जा रहे हैं। यहीं पर ये कॉमन सेंस होते हैं। यूपीएससी से देता है कि आप इस तरह के कॉमन सेंस लगाइए और फ्री के नंबर लेकर जाइए। चलते हैं आगे। अब इसको देखिए, आखिरी प्रश्न है, मतलब इसके बाद हम और प्रश्न 5-6 प्रश्न और है उसको भी लेंगे, फिर हम 2023 में आ जाएंगे। अब देखिए, जितने मैंने प्रश्न कराए पीछे के आप देख लीजिए, इतने प्रश्न हैं, कम से कम 30 प्रश्न आपके कॉमन सेंस से हो रहे हैं, नॉर्मल, जिसमें हमने बिल्कुल विशेषज्ञ मतलब ऐसे प्रश्न उठाए जो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा बहुत अगर नॉलेज के हिसाब से उठाऊँ तो 50 प्रश्न तो आप ऐसे ही कर लोगे, लेकिन मैंने 30 प्रश्न तो कम से कम बता ही दिया आपको, आप देख लीजिए जा करके। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भौतिक पूंजी, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमी से।
आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, किसान का हल, भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान का हल क्या होता है, हल एक बार ले लोगे आप, जैसे मान लो ये हल है, ठीक है देख लेना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हल। ये एक बार ले लोगे तो ये हमेशा 10-20-25 साल आपका यूज होगा कि नहीं होगा। तो ये कार्यशील पूंजी क्या होगी, कार्यशील का मतलब क्या, एक बार यूज किया फिर दोबारा यूज करने के लिए फिर उसी समय, मतलब कि कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद फिर लेना पड़ रहा है, फिर 2-3 महीने बाद लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो कार्यशील, तो किसान का हल तो कार्यशील नहीं है ना, ये तो स्थिर पूंजी है, मतलब एक बार ले लिया जाएगा तो 10-25 साल काम करेगा, तो ये गलत हो गया, ठीक। कंप्यूटर स्थिर पूंजी, भाई कंप्यूटर ले लोगे 2-4 साल, 10 साल, 15 साल तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, तो 2 सही है, ठीक। बुनकर का सूत स्थिर पूंजी, बुनकर का सूत स्थिर पूंजी कहाँ से हो गई, स्थिर पूंजी कहाँ से, ये तो भाई सूत, आज मान लो टी शर्ट आपको बनाना है तो आपने क्या लिया, सूत लिया और एक टी शर्ट बना ली, अब टी शर्ट के लिए सूत खत्म हो गया, फिर से सूत लाना पड़ेगा, तो वो तो कार्यशील पूंजी हो गई, तो स्थिर पूंजी कहाँ से हो गई, तो इसको भी हमने हटाया, 3 हट गया। पेट्रोल कार्यशील पूंजी, भाई पेट्रोल क्या है, मान लो कि आप वाहन चला रहे हो, ठीक है, आप सेवा दे रहे हो, सेवा सेक्टर में हो, तो आपने पेट्रोल डलाया, 2 चक्कर लगा के आप घूम आए, कि दोस्त एक बार सवारी को लेकर के छोड़ा या एक बार लेकर के आ गए, आपका पेट्रोल खत्म, फिर से आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो ये तो कार्यशील पूंजी है, बिल्कुल स्थिर तो है नहीं, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछ, कितने युग्म सही है, तो 2 सही है, 4 सही है, तो 2 युग्म सही हो गए। बताओ इसमें कहीं विशेषज्ञता की आवश्यकता है, स्थिर और कार्यशील पूंजी आपको अच्छे से थोड़ा सा भी पता होगा, 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ दोस्तों, ये भी 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया है ये। अब डायरेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम लाइन तो यूपीएससी कभी नहीं रखेगा, वो कुछ ऐसा बदल के रखता है जिससे आप भ्रमित हो। जब आपने कई बार चीज़ों को पढ़ रखा होगा तो वैसे ही बता लोगे। अभी मैंने 8th क्लास के एनसीईआरटी के सवाल मैंने रखे कि 2024 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि एनसीईआरटी डायरेक्ट आधुनिक भारत का प्रश्न बना दिया उसने। तो इस तरह से आपको दोस्तों करना है, और मैं इस तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आप इस तरह से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।